रेनी को चीज़ें चुराने की लत थी। वो सालों से मिस मैक की खिदमत पर मामूर थी। मिस मैक रेनी की इस हसरत से बखूबी वाकिफ थी, मगर वो इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। उम्र के इस हिस्से में रेनी इसका वाहिद सहारा थी। इसने अच्छे से मिस मैक का ख्याल रखा हुआ था। इत्मीनान बख्श बात यह थी कि रेनी अपनी मालिकन की पसंद और नापसंद से आगाह थी। साथ साथ रहते हुए इंसान एक दूसरे का आदी हो जाता है। अगरचे यही आदीपन हाथ से तजावज़ कर जाए तो ज़रूरत के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है। गोया रेनी दर हकीकत मिस मैक की ज़रूरत बन चुकी थी, चुनांचे वो रेनी को खोना नहीं चाहती। यही वो सबब था कि वो रेनी की छोटी मोटी चोरियों और दूसरी तमाम हेरा फेरियों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन जब मामला किसी नायाब और कीमती शय की हुर्द-बुर्द का हो तो फिर मिस मैक को एक्शन लेना पड़ता, और उसका एक्शन बेहासा तवीज़दार और नफ्सियाती हुआ करता। चंद रोज़ कबल मिस मैक नाश्ते से फारिग होने के बाद अपनी स्टडी में जा बैठी। रेनी भी इसके नज़दीक ही एक कुर्सी पर मौजूद थी। मिस मैक को मुताले का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि इसकी स्टडी किसी लाइब्रेरी से कम नहीं थी। दौरान मुतालिया इसने गर्दन उठाकर एक बुक शेल्फ की तरफ देखा तो इस हैरत का झटका लगा। मज़कूरा शेल्फ के ऊपर कोने में एक चांदी का शो पीस रखा गया था। शो पीस दरअसल एक नन्हा सा मॉडल था जिसे चांदी से तैयार किया गया था, और चांदी का वो शोपीस इस वक्त अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा था। मिस मैक ने जैसे ही किताब से निगाह उठाकर बुक शेल्फ की तरफ देखा तो रेनी की नज़र भी अपनी मालिक की निगाह का ताक़ुब करते हुए उस तक पहुंच गई। मिस मैक की निगाह पलटी और रेनी के चेहरे पर जम गई। दोनों की नज़रें मिली तो मिस मैक ने एक तवील और मानी है सांस खारिज की और दोबारा मुताले की तरफ मसरूफ़ हो गई। अगली सुबह वो शोपीस अपने मकाम पर मौजूद था। बस मिस मैक की तंबी और सरजनिश, मलामत और हदायत का यही शाइस्ता तरीक़ाकार था जिसे कभी कभार ही आजमाना पड़ता था, वरना मामूली अशिया को तो वो नज़रअंदाज कर दिया करती थी। अशिया तो आती जाती हैं। मिस मैक ऐसे छोटे मोटे नुकसानात को बुनियाद बनाकर रेनी को अपने घर से बेदखल नहीं कर सकती थी। एक तवील अरसे के साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे के मिजाज, आदात और फितरत को बखूबी समझ चुकी थी। इस घर में मिस मैक के अलावा एक तीसरा किरदार भी मौजूद था। वो थी एक घरेलू आम मुलाजमा जिसके जिम्मे झाड़ू पोंछे से लेकर धुलाई, सफाई और खाना बनाने तक हर छोटा बड़ा काम था। वो सही मानों में एक वक्ती घरेलू मुलाजमा थी। रेनी की हैसियत तो मिस मैक की टेक केयर की थी। इसी वजह से वो मिस मैक की नज़र में ज़्यादा अहमियत रखती थी। मज़कूरा घरेलू मुलाजमा क्लॉटलैंड ने भी कभी खुद को रेनी से बरतर समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन यह भी सच है कि क्लॉटलैंड दिल से रेनी को पसंद भी नहीं करती थी। शायद इसका नफ्सियाती पहलू ये हो कि क्लॉटलैंड खुद को मिस मैक की मुलाजमा समझती थी, जबकि रेनी उस पर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे इस घर की असल मालिकन वो हो। रेनी का ये दोस्त ज़बरदस्ती वाला रवैया क्लॉटलैंड को शाक गुजरता था। तहम इसने मालिकन मिस मैक के जज्बात का ख्याल रखते हुए कभी भी रेनी से खुल्लम खुल्ला झगड़ा नहीं किया। ये मुलाजमत इसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो किसी भी हाल में मिस मैक को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो माह नवंबर की एक खनक और खुशगवार शाम थी। मिस मैक और रेनी एक कमरे में मौजूद थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रेनी ने निगाह उठाकर दरवाजे की जानिब देखा, जबकि मिस मैक एक मैगजीन के मुताले में मसरूफ़ रही। दरवाज़ा खुला और क्लॉटलैंड एक ट्रे में चाय वगैरह उठाए कमरे में दाखिल हुई। रेनी ने ऐसा जाहिर किया जैसे इसने क्लॉटलैंड को देखा ही ना हो। क्लॉटलैंड अच्छी तरह जानती थी कि रेनी इसको पसंद नहीं करती, ताहम इसके चेहरे के तासुरात से किसी नागवारी का इजहार ना हुआ, और ट्रे मेज पर रखने के बाद इन दोनों के लिए 2 कप चाय निकाल दी और मिस मैक के कप में लीमू का रस भी निचोड़ दिया, फिर कमरे से निकल गई। क्लॉटलैंड के जाने के बाद रेनी ने खनकार कर गला साफ किया, फिर गहरी संजीदगी से बोली, मैं तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। इसका इशारा क्लॉटलैंड की तरफ था। मिस मैक बेपरवाही से जवाब देने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि ये बात तुम पहले भी कई बार पकड़ चुकी हो। रेनी ने बुरा समूह बनाया और चिमटी की मदद से 2 शुगर क्यूब्स उठाकर चाय की प्याली में डाल दी, जबकि एक क्यूब को इसने कालीन पर गिरा दिया और फिर वो एक जानिब झुककर शुगर क्यूब को उठाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान मिस मैक गैर महसूस अंदाज में रेनी की हरकतों सिकनात का जायजा ले रही थी। मिस मैक ने देखा रेनी ने कालीन के ऊपर इस शुगर क्यूब को उठाया और चुपके से अपने ट्राउजर की जेब में रख लिया। ये भी एक तरह की चोरी ही थी। मिस मैक ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को कप के पीछे छुपा लिया। एक शुगर क्यूब की भला क्या हैसियत हो सकती है, लेकिन चोरी जिन लोगों की गुट्टी में शामिल हो इन्हें कुछ ना कुछ बेसबाब भी चुराना होता है, ये सोचे बगैर कि वो चीज़ इनके लिए काम की है भी या नहीं। बस रेनी भी कुछ ऐसी ही चोरनी थी। क्लॉटलैंड को मिस मैक की मुलाजमत में 2 साल हो गए थे, जबकि रेनी को इस घर में 5 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। क्लॉटलैंड से पहले रेनी किचन को संभालती थी, लेकिन मिस मैक रेनी के हाथ का बना हुआ बदमज़ा खाना खा खा कर बोर हो चुकी थी, इसलिए क्लॉटलैंड को अपने हाथ मुलाजमत दे दी। इस मौका पर भी रेनी ने मिस मैक के इस फैसले की मुखालफत की। किसी बाहर के इंसान को मुस्तकिल घर के अंदर रखना ठीक नहीं होगा मिस मैक, रेनी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा। हम भला किसी अजनबी पर आंखें बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं। इस वक्त वो दोनों स्टडी में बैठी हुई थी। मिस मैक ने किताब बंद करके मेज़ पर रख दी, फिर कैंट की एक सिगरेट सुलगाने के बाद मुतदिल अंदाज में कहा, रेनी कभी तुम तो इस घर के लिए बाहर की एक इंसान ही थी और मेरे लिए बिल्कुल अजनबी। मैंने तुम पर भरोसा किया और आज सब कुछ ठीक ठाक है। मिस मैक को सिगरेट नोशी की पुरानी आदत थी और कैंट इसका पसंदीदा ब्रांड था।
मिस मैक की स्मोकिंग रेनी को पसंद नहीं थी, लेकिन जाहिर है वो अपनी मालकन को सिगरेट फूंकने से मना तो नहीं कर सकती थी। ताहम वो हल्के फुल्के और मानी हेज अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रहती थी। इस वक्त तो ये और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि मिस मैक ने क्लोटलैंड के मुकाबले में इसकी ज़ात पर सवाल उठा दिया था। मिस मैक वो ज़ेरे बहस मौजू पर से अपनी मालकिन की तवज्जो हटाते हुए बोली, मैं हैरान हूँ कि आपने ये कारनामा किस तरह से अंजाम दिया होगा। वह स्टडी के मुख्तलिफ शेल्फ में सजी किताबों की जानिब इशारा करते हुए बोली, इतनी नादर और नायाब किताबों को एक जगह जमा करना कोई आसान काम तो नहीं है। मगर रेनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो मिस मैक ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और सिगरेट का एक गहरा कश लेने के बाद इस्तफसार किया, मगर क्या? मगर आपकी सिगरेट नोशी से इन कीमती किताबों को यकीनन तकलीफ पहुंचती होगी। रेनी ने अजीब से लहजे में कहा, सिगरेट का जहरीला धुआं इनके अंदर रच बस गया है। जब इनके नज़दीक से मैं गुजरती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि इनमें से भी कोई एक सिगरेट है। तम्बाकू की महसूस बू इनके वजूद का हिस्सा बन चुकी है। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ कि इस मैक ने यके बाद दिगरे सिगरेट के 2 कश लगाने के बाद सपाट आवाज़ में कहा, तुम इन किताबों को सूंघना बंद कर दो। जब भी तुम्हारा इनके करीब से गुजर हो तो अपनी नाक बंद कर लिया करो या फिर सांस रोक लिया करो। इस मैक के इस कोरे जवाब के बाद रहने के लिए कुछ कहने के लिए और गुंजाइश ही नहीं थी। वो हजल सी होकर दूसरी तरफ देखने लगी। क्लोटलैंड की मुलाजमत कन्फर्म हो गई तो इसने ग्राउंड फ्लोर पर किचन से मुतसिल कमरे में रिहाइश इख्तियार कर। पहले ये कमरा रेनी के तसर्रुफ में था। रेनी अब बालाई मंजिल पर मिस मैक के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। रेनी और क्लोटलैंड के बाहमी इख्तिलाफात एक दूसरे के लिए इनकी पसंद और नापसंद तो अपनी जगह पर कायम थी, ताहम इन्हें एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वो दोनों इस घर में मिस मैक की खिदमत के लिए हैं, लिहाजा हर हाल में उन्होंने अपनी मालकन का ख्याल रखना ही रखना है। इस इलाके का सबसे ज्यादा हंसता हाल घर मिस मैक का ही था, जिसका सबसे बड़ा सबब उनकी कंजूसी और बेपरवाही थी। वो अपने घर की देख रेख पर पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचती थी और अमल एक बार भी नहीं करती थी। यही वजह थी कि इलाके के बच्चों ने मिस मैक के मकान को आसेबज़दा समझना शुरू कर दिया था और अगर किसी बच्चे की बहादुरी को आजमाना होता तो वो यहाँ से गुजरने का कहते और बोलते, पहले इस भूत बंगले में जाकर दिखाओ, उसके बाद हम मानेंगे कि तुम जिगर वाले हो, वगैरह वगैरह। किसी ज़माने में मिस मैक अपने घर में अक्सर पार्टीज दिया करती थी, जिनमें पड़ोसी बड़े शौको ज़ौक से शरीक हुआ करते थे। मगर अब वो रौनक चहल पहल हंगामे किस्सा पारीना हो चुके थे। लोगों ने इस घर का रुख करना भी छोड़ दिया था और इस घर की तरह उन्होंने मिस मैक के साथ कोई साल खोरदा बेजार और वीरान खंडर ही समझ लिया था और इन बेचारियों का कोई कसूर नहीं था। मिस मैक खुद ही सबसे कट कर रहने लगी थी। मिस मैक बचपन और जवानी में तो मिस सी थी, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में भी वो मिस सी थी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर शादी वगैरह का तकल्लुफ नहीं किया था। वो एक नॉर्मल और ओस तभी उम्र से कहीं ज्यादा जी चुकी थी, मगर इनके अंदाजो तवार से यही समझ में आता था कि फिलहाल इसका दुनिया छोड़ने का कोई इरादा नहीं। इस रात डिनर पर रेनी और मिस मैक हस्बे मामूल डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। रेनी की निगाह मिस मैक पर ही जमी हुई थी। रेनी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को मिस मैक की तरह खाना खाते नहीं देखा। इस वक्त मिस मैक स्पैगेटीज के एक डंथल को अपनी उंगलियों में दबाए अजीब से अंदाज में हरकत दे रही थी। इस दौरान में वो मखसूस सब्ज किस्म का खाना खा रही थी जिसमें कचर कचर की आवाज भी बरामद हो रही थी। रेनी जानती थी कि होलैंडीज मिस मैक की पसंदीदा सॉस थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि इंसान अपनी किसी पसंदीदा शय को भोंडे अंदाज में खाए। क्लोटलैंड जान गई है कि आपको ये सांस बेहद पसंद है। रेनी ने अपनी मखसूस हासिदाना अंदाज में मिस मैक से कहा, वो एक दिन इसी सांस में जहर मिलाकर आपको खिला देगी, क्योंकि आप इस पर अंधा भरोसा करने लगी हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। मिस मैक ने रेनी की तंबीह पर कोई रद्द ज़ाहिर नहीं किया। फिर वो एस्पैरागस के साथ कमा हक़्क़ो इंसाफ करने में मसरूफ रही। वो इस घर से चीजें भी चुराती रहती है। रेनी ने शाकिल लहजे में कहा, लेकिन आपने इसे ढील दे रखी है। मुझे लगता है क्लोटलैंड एक दिन इस घर को खाली करके ही छोड़ेगी। क्लोटलैंड के लिए रेनी के दिल में मौजूद नफरत और हसद के जज्बात से मिस मैक अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन जब रेनी क्लोटलैंड के चोर होने की बात करने लगी तो मिस मैक को बेसाहता हंसी आ गई। ये तो ऐसा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिस मैक ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की तो इसे एक जोर का ठसका लगा, क्योंकि एन इसी वक्त वो स्पैरक्स को अपने मुंह की तरफ लेकर जा रही थी और रेनी के मज़हका इल्जाम ने इसे हंसने पर मजबूर कर दिया था। इसके नतीजे में सांस में लुथड़ा हुआ स्पैरक्स मुंह में जाने के बजाय नाक में चला गया था। मिस मैक ने एक मुखसर खांसी के बाद स्पैरक्स को प्लेट में रखा, नैपकिन उठाकर अपनी नाक को साफ किया और वाइन के 2 घूंट लेकर अपने पसंदीदा कैंट सिगरेट निकाली। वो खाने के एहतमाम पर सिगरेट जरूर जलाया करती। रेनी के लिए एक वाज़ेह इशारा था कि मिस मैक अब कुछ नहीं खाएगी। मिस मैक ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाने के बाद अपने नथनों से धुआं खारिज किया और अपनी सिगरेट की राख को प्लेट में झाड़ते हुए रेनी को तकने लगी। चीनी के कीमती बर्तनों के साथ ऐसी हरकत कतई मुनासिब नहीं है मिस मैक। रेनी ने स्पैरक्स वाली प्लेट को एक तरफ रखने के बाद कांच की एक फैंसी एस्ट्रे अपनी मालकन के सामने रखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, इस काम के लिए एस्ट्रे को इस्तेमाल करना चाहिए। तुम गलत नहीं कह रही हो रेनी। मिस मैक ने साफ गोई से काम लेते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, इस घर में मौजूद तमाम तर कराकरी ना सिर्फ नायाब है बल्कि ये मेरी फैमिली की एक यादगार भी है। वो फैमिली जिसका मेरे सिवा कोई एक फर्द भी इस वक्त जिंदा नहीं है। ये भी हो सकता है
कि मेरे दफन हो जाने के बाद कोई रिश्तेदार निकल कर सामने आ जाए इस घर को हथियाने के लिए। 70 का इंसान अबूर करने के बाद हर इंसान को महसूस होने लगता है कि किसी भी वक्त इसका बुलावा आ सकता है। मिस मेक चाहे मरने का इरादा ना रखती हो, मगर लाशऊरी और शऊरी तौर पर इसे ये जरूर एहसास था कि इसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए कुछ अरसा पहले ही इसने अपने घर और इसमें मौजूद हर शय को एक समाजी और फिलाही इदारे के नाम कर दिया था, और ये बात रेनी को मालूम नहीं थी। रेनी तो यही आस लगाई बैठी थी कि मिस मेक की मौत के बाद सब कुछ इसका हो जाएगा। वो मिस मेक के बाद इसके घर और तमाम दीगर चीज़ों पर अपना हक समझती थी। मिस मेक रेनी की खुदगर्जाना सोच से बखूबी आगाह थी, लेकिन इसने कभी रेनी की यह गलत फहमी दूर करने की कोशिश ना की थी। इसने अपने तौर पर सोच रखा था कि वो रेनी की तवील हिदमात के सिलसिले में इसे एक हैंडसम अमाउंट और कीमती फ्रांसीसी कराकरी तोहफे में देगी। वो रात मिस मेक के लिए हासी तकलीफ दे और घुटन ज़दा साबित हुई। डिनर के बाद इसने थोड़ा सा वक्त स्टडी रूम में गुजारा, फिर अपने कमरे में आ गई। जब वो सोने के लिए लेटी तो इसने अपने सर और मैदे को भारी पाया। ऐसी कैफियत इस वक्त अमूमन हुआ करती थी जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया करती थी, मगर आज तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, बल्कि इसने तो मामूल से भी कम डिनर किया था। वो खाने की शौकीन थी, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ इसने खाने के मामले में अब एहतियात का दामन मजबूती से थाम रखा था। अब वो इंतहाई महफूज और चंद ऐसी चीज़ें खाती थी जिनका हाजमा बहुत जल्दी हो जाता था, और वो भी कलील मिकदार में। वो अपने मामूलात पर सख्ती से कारबान थी। आज डिनर में इसने कोई बद एहतियाती नहीं की, लेकिन फिर भी इसके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा था। वो आधी रात का अमल था और मिस मेक अपने बेड पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए सोच रही थी कि इसकी आंतों की ईंठन का क्या सबब हो सकता है। इसी सोच विचार के दौरान इसके जहन में रेनी की कही हुई एक बात ताज़ा होगी। क्लोटलैंड एक दिन सांस में जहर मिलाकर आपको खिला देगी, क्योंकि आप इस पर अंधा एतमाद करने लगी हैं। ये क्लोटलैंड इस हद तक जा सकती है। मिस मेक ने खुद सवाल किया, क्या इसने सांस में जहर मिला दिया था जिसके खाने से मेरी तबीयत बिगड़ गई है? नहीं, इसके जहन में इन सवालात के तरदीद भी आ गई। एंड मुमकिन है कि रेनी के कहने के मुताबिक क्लोटलैंड इस घर से छोटी मोटी चीज़ें चुरा लेती हो, लेकिन मेरी जान लेने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर इसे किसी को नुकसान भी पहुंचाना हो तो किसी भी संगीन कार्रवाई का निशाना मैं नहीं बल्कि रेनी बनेगी। हर गुजरते लम्हे के साथ मिस मेक के पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। अब तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इसका खाया पिया सब मादे से सफ़र करते हुए इसके हलक की जानिब बढ़ रहा है, और इसमें सांस का महसूस जायका सबसे नुमाया था। जब यह कैफियत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो बेड से उतरकर वाशरूम में घुस गई। मतली की इंतहा पर इसका जी इस कदर मालिश कर रहा था कि वाशरूम में दाखिल होते ही इसने कमोड का रुख किया और यके बाद दीगरे 3 कह कर दी। मैदे में मौजूद गैर हजमशुदा खुराक को कमोड में उलट दिया और इसके साथ ही इसकी तबीयत हल्की फुल्की हो गई। इसके बाद इसने बेसन पर मुंह हाथ धोया और दांत ब्रश करके वो दोबारा अपने बेड पर आ गई। अब इसकी हालत अच्छी हो गई थी और इसका दिमाग भी सेहतमंदाना और मुस्बत और तामीरी अंदाज में सोचने लगा था। नींद की आगोश में पनाह लेने से पहले इसने चंद अहम फैसले किए। नंबर 1, रेनी और क्लोटलैंड के आपसी इख्तिलाफात चाहे आसमान को क्यों ना छू रहे हों, लेकिन वो दोनों मेरी हिदमात पर मामूर है, लिहाजा मुझे इनके साथ सलूक करना चाहिए जो मेरी मौत के बाद भी इन्हें मेरी याद दिलाता रहे। नंबर 2, अगर गिरदोनवा के लोग मुझसे गाफिल हो गए हैं तो इनमें इनका नहीं मेरा कसूर है। मैं पिछले कई साल से अपने घर में कोई दावत नहीं रख पा रही, और अगर किसी के यहाँ बुलाया गया है तो मैं नहीं गई। ताल्लुकात तो मेल मिलाप से ही कायम रहते हैं, लिहाजा मुझे खुद अहद तजदीद से ताल्लुकात करना होगा और इस अहद का अमली सबूत देते हुए फौरी तौर पर अपने घर में एक आलीशान पार्टी का एहतमाम करना होगा। नंबर 3, मुझसे ज़्यादा अच्छा और लजीज खाना भला कौन बना सकता है? यह तो मेरी ही सुस्ती और कोताही है कि मैंने अपनी रेसिपीज़ को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया है और मुलाजमाओं के बने हुए खाने जैसे तैसे खा रही हूँ। मैं अब इस बॉक्स को खोलूँगी और इस पार्टी की तमाम डिशेज़ मेरी खसूसी रिसेप्शन के मुताबिक तैयार की जाएगी। इंसान जब मुस्बत अंदाज में सोचता है तो इसके अंदर और बाहर इत्मीनान और खुशी से सरशार हो जाता है। इन लम्हात में मिस मेक का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था।